हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर। और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स के लिए, जो आपको नई साल की शुभकामनाओं के साथ हम 1 जनवरी से इसको शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए पॉलिटी से और इंट्रोडक्शन के रूप में पॉलिटी का पहला लेक्चर आपको दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत आपको पूरा स्टैटिक पार्ट है उसका रिवीजन करवाया जाएगा। और इसमें पॉलिटी है उसकी वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीज़ें। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आप जानेंगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पॉलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और इसके बाद लगभग पॉलिटी के आगे की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से देखें, समझें और अच्छे से प्री जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की जो भी एग्जाम 2023 में लगेंगी उनके लिए डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये पॉलिटी पार्ट का वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको अंत तक देखें, जुड़ें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को नई साल की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। के थ्रू बता दिया भाई, गया है आपको प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन ये जो बैचेस का हमारा टारगेट है कि आपको रिवीजन कराया जाए, उसी बेस के आधार पर जो पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस में और यूपीएससी दोनों के लिए। अगर हम पॉलिटी वाले पार्ट की बात करें, पॉलिटी के पार्ट की, तो देखो पॉलिटी का पार्ट ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी की बात करो आप, चाहे यूपीएससी की बात करो पीसीएस की, इसमें आपको सवाल 15 से 20 या 15 से 20 ही इसमें इतने सवाल आपको इसमें मिल जाते हैं, क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करने में अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक से अच्छा सा समझा है तो आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसमें यह है कि यूपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसमें फैक्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इतना अंतर है बस। बाकी दोनों में फैक्ट भी आता है, दोनों में कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के में। तो इस पहले जो पॉलिटी के पहला इंट्रोड्यूसरी जो ये वीडियो है, इसमें आपको मैं यही बताऊंगा कि जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ा जाता है, वहाँ से सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और उसके साथ साथ हम सारे हमारा जो सिलेबस का पार्ट है उसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो। बाकी फुली सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता है इसमें, ये आपका एक तरह से क्रैश कोर्स है। और इसमें हमारी जो आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है वो एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑलरेडी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो, आप पहले से पढ़ चुके हो, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और आपका रिवीजन कराया जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या समझने में उसको दिक्कत आ रही है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपको सबसे पहले बता दे दो कि क्या क्या टॉपिक और किस किस टॉपिक के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ से सवाल आने की संभावना है और किस किस टॉपिक से कैसे संभावना होती है सवाल, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो नोट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपको लगे उसको आपको नोट डाउन करना है। और जो नोट्स जो पढ़ाया जाएगा उसकी कुछ पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसी के साथ आपकी तैयारी की जाएगी। और कोशिश की जाएगी कि इसमें आपका कोई भी फैक्ट छूटे ना, कोशिश की जाएगी कि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ना छूटे। और कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो फैक्ट उसी के साथ जुड़ जाएंगे। कई बार पॉलिटी को लेकर के स्टूडेंट के मन में ये रहती है कि सर आर्टिकल कैसे याद करें, आर्टिकल के सवाल आते हैं तो ध्यान रखना, अगर तक आपने अगर क्वेश्चनों को देखा हो तो आर्टिकल से वही सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वही सवाल आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहते हैं और फेमस आर्टिकल है वही आते हैं। ऐसा नहीं कि 395 आर्टिकल आप रटने बैठ जाएं, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और उसको याद भी नहीं किया जा सकता। आपको बस जो आपका टॉपिक है उसके आधार पर आप आर्टिकल हैं उनको याद करें, उससे आपका आर्टिकल याद जाएंगे और उससे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और याद भी रहेंगे। और पॉलिटी के जो सवाल हैं उन्हें बहुत कॉन्सेप्ट से आपको आंसर दे रहे हैं। तो हम इस सिलेबस को जब बाइफरकेट करते हैं, कभी भी ध्यान रखना, आप कोशिश करना कि यूपीएससी का पीसीएस का जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट विशेष में उसको थोड़ा बाइफरकेट करो ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। उसी बेस पे अगर हम भारतीय जो संविधान है, भारतीय पॉलिटी है, उसके सिलेबस को देखें तो एक तो अगर हम देखें तो आपने अगर चीज़ें देखी होंगी तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। भारत क्या है, लोक और तंत्र। ध्यान रखना, इस सबसे हर कोई रूबरू होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या, लोक यानी जनता, जनता यानी वो व्यक्ति। तो व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज जैसे मौलिक अधिकार, जैसे डीपीएसपी और जैसे मूल कर्तव्य, ये हर व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें।
इनमें व्यक्ति के हित के लिए सॉरी, तो व्यक्ति के हित के लिए इनमें चीज़ों को केंद्रित किया गया है और फंडामेंटल राइट व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। डीपीएसपी भी व्यक्ति के लिए, उसके कल्याण के लिए है, तो ये भी व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्यों के लिए व्यक्ति को भक्ति से आशा की जाती है। इन दोनों में तो अधिकार होते हैं, इसमें कर्तव्य है, ठीक है ना। अधिकार कैसे है डीपीएसपी में, अगर आपने देखा होगा जो आर्टिकल 45 हुआ, ये आर्टिकल 30 हुआ, 39 हुआ, इसमें क्या देखा है, निःशुल्क न्यायिक सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है, इसमें आपको खाद्यान्न प्राप्ति का अधिकार है, खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार है। आपको पता है पहले जो RTE था, राइट टू एजुकेशन, ये भी डीपीएसपी का ही भाग था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 86 में, तो 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो डीपीएसपी है उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि डीपीएसपी है, ये सारे फंडामेंटल मतलब ये है तो अधिकारी व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, लेकिन चूंकि हमारी इकोनॉमिक, हमारी राज्य की क्षमता इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो सारे अधिकारों को वैधकारिता के साथ व्यक्ति की पूरा कर सकें, इसलिए इनको वैधकारी नहीं बनाया गया डीपीएसपी की। और इसलिए तो ये टॉपिक है, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या एक एक आर्टिकल को जहाँ प्री के सवाल पूछे जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तो 3 टॉपिक ये होगा जो किससे जुड़े हुए हैं, देखो पढ़ने का तरीका लोक से, जनता से, व्यक्ति से। एक आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो ये 3 चीज़ हमारी आ गई। एक होता है तंत्र। तंत्र का मतलब है कि इस जनता के लिए व्यवस्थित संचालन के लिए जो चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है, जो तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं तंत्र, सिस्टम। तो इसमें क्या आया कि तंत्र आपकी देखो संसदीय व्यवस्था, वो तंत्र है। शासन, संसदीय व्यवस्था हो गई, है ना। इसी में आपका तंत्र में क्या आएगी, न्यायपालिका। संसदीय शासन में आपको पता है क्या आएगा, ये तो एक तो केंद्र स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था, एक राज्य स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था, है ना। केंद्र स्तर पर अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। राज्य स्तर पर भी देखेंगे तो राज्यपाल हो गया, गवर्नर, जिसे हम गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर। और एक हो गया विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और एक हो गई विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये होगा स्ट्रक्चर। इनके बारे में हम देखेंगे क्योंकि इनसे प्री के सवाल आते हैं, बिल्कुल प्री के सवाल आएंगे, बिल्कुल इनके आर्टिकलों से प्री के सवाल आते हैं, पीसीएस में सवाल आते हैं प्री के इनके। तो सब चीज़ है, सारे सवाल यहीं से आएंगे घूम फिर के, आपको यहीं से बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। इनका आर्टिकल भी आ जाएंगे, इसमें सारी चीज़ आएंगी। तो मैं बता रहा हूँ, देखो पूरा सिस्टम लोक में हमने लोक पढ़ा, लोगों के बारे में पढ़ा, लोक यानी जनता, जनता के अधिकार, जनता की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें लोक में आ गई, ठीक है ना। डीपीएसपी में आ गई और कर्तव्य आ गए। इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं हम कि जो नागरिकता है वो भी लोक से जुड़ी हुई चीज़ है। तो हम नागरिकता से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर देख लेंगे, उससे ज़्यादा सवाल नागरिकता से आते नहीं। इसके अलावा न्यायपालिका हम देखेंगे। न्यायपालिका में केंद्रीय न्यायपालिका यानी कि केंद्रीय न्यायपालिका था, वो पता है क्या हो गया। केंद्रीय न्यायपालिका के अंतर्गत होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। ये न्यायपालिका सिस्टम हो गया। तंत्र में ही आपको पता है सिस्टम आता है संघात्मक सिस्टम। ये तो शासन के आधार पर सिस्टम है, ये शासन का ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन के आधार पर सिस्टम है संघात्मक सिस्टम। यानी कि इसमें आपको पता है संघात्मक सिस्टम के अंतर्गत केंद्र, संघ और राज्य, इनका पढ़ेंगे हम पूरा आर्टिकल के साथ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे उनके बाद क्या क्या रिकमेंडेशन दी, सरकारी आयोग ने इनके लिए क्या रिकमेंडेशन दी। पिछली साल सरकारी आयोग की रिपोर्ट, सरकारी आयोग के सवाल, और यूपी पीसीएस में सवाल पूछे थे, यूपी पीसीएस में जो 24 अक्टूबर को लगा था उसमें। तो सारे सवाल यहीं से घूम फिर के, पिछली बार हमने जो क्रैश कोर्स करवाया था उस क्रैश कोर्स में से सवालों के जवाब आपको बहुत वहीं से मिल रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम जो भी चीज़ आपको करवा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू आपको मिल जाएगी। कभी भी पीसीएस या यूपीएससी में आपको हूबहू नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने सच में चीज़ को समझा है, विश्लेषण किया है और अपने लेवल पर उसको कनेक्ट करना सीख गए तो आपको इतना हिंट दे देगा कि आप उत्तर दे सकते हैं।
और हमें प्री में सिर्फ उत्तर ही चाहिए, हमें कोई बड़ी बात ज़्यादा ज्ञान नहीं बनना उसमें, सिर्फ आंसर सही करके अपने आप को पास करवाना है बस। तो ये तंत्र का भाग है। तो सिलेबस में ये चीज़ें पढ़ेंगे तंत्र। इसके अलावा जितनी भी सारी संस्थाएं हैं, जितनी भी सारी संस्थाएं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सांविधिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्था में अगर हम बात करेंगे तो चुनाव आयोग आ जाएगा, इसमें यूपीएससी आ जाएगा, स्टेट पीएससी आ जाएगा, इसमें जॉइंट है, ये नहीं आ गया, ठीक है इतना। और इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी कमीशन है ना। इसके अलावा इसमें कैग, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, सब ये इसमें आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल, कैग, यूपीएससी और कमीशन फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में के अंतर्गत अब इन दोनों शब्दों का आप समझ में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो संविधान में उनका उल्लेखित है और संविधान में ही उनका गठन किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिनको किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से जिनको बनाया गया है, उन्हें सांविधिक बॉडी कहते हैं, सांविधिक इंस्टीट्यूट बोलते हैं। उसमें अगर देखें तो हम जितनी भी वुमेन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, सीबीसी है, सीआईसी है और सीबीआई है, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस के किस पार्ट से किस तरीके के सवाल आते हैं। हम उन्हीं को जब हम पढ़ें या रिवीजन करें तो उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन उनको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, तो उसी पे फोकस करना है हमें। और ये हो गई आपकी संस्थाएं, सिलेबस। इसके अलावा हमारे संविधान की विशेषताएं, ये हमारा एक टॉपिक होता है, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, ठीक है ना। तो संविधान की विशेषताएं हैं, उनको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले संविधान का विकास कैसा हुआ। संविधान का विकास कैसा हुआ अर्थात 1773 से लेकर 1947 के जो एक्ट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, वो सारे एक्ट्स हैं जिनमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उन्हीं को हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका सिलेबस का एक होगा संविधान विकास। और इसमें विशेषताएं, इसमें संविधान की विशेषताएं हो जाएंगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि संविधान में राज्यों का निर्माण कैसे होता है, फिर गणतंत्र व्यवस्था, फिर पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, फिर समाजवादी, जो क्या क्या चीज़ जो हमारे संविधान की विशेषता है, फिर आपातकालीन प्रोविज़न, ठीक है ना, ये हमारे संविधान की विशेषता होगी। फिर संविधान संशोधन, ठीक है ना, ये हमारे संविधान की विशेषताएं होगी। तो ये जीएस ये जो पॉलिटी का सिलेबस है, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आता, सारा सवाल इसी में आएगा। और इसी में आपको क्या करना है कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा करवा दिया जाएगा, उसके साथ आपको कुछ करंट की चीज़ें प्रोवाइड करवा जाएंगी। लेकिन अगर आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, अच्छे से समझा है और इसका अच्छे से यहाँ पर आपने रिवीजन किया है, तो आपको सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत आएगा नहीं, चाहे वो करंट का हो चाहे वो बेसिक हो। कई बार क्या होता है कि कई बार हम चीज़ें दिखाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सच में राष्ट्रीय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आपके क्वेश्चन इजी वे में पूछे जाते हैं तो फिर आप तब पे क्यों फोकस करें, पहले जो इजी है उसको तो तैयार करें। हमारी आदत क्या होती है कि सब कुछ पढ़ने की सोचते हैं कि मैं सब कुछ पढ़ के 100, 150 जितने 100% नंबर है वो लेके आऊँ। लेकिन किसी एग्जाम में आपको 100% नंबर तो चाहिए नहीं पास होने के लिए। आपको तो अगर प्रीलिम्स देना है तो 70-60% से भी अपना अच्छा काम चल जाएगा, 60% से भी, उससे भी आप अच्छे से पास हो जाओगे। 60% आपको पास करवा देगा। इसके बावजूद भी हम टप पे फोकस करते हैं, हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, उनको छोड़ देते हैं इजीन को। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में किसी भी जो सरल पार्ट है उसको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सरल पार्ट से ही क्वेश्चन पिक होते हैं। और अगर मान लेते हैं कि टप पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और हमसे छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टप से छूटा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टप वाला जो पार्ट है या कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अगर वो आ गया सबसे छूटेगा वो, तो मेरिट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप इजी क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं तो आप लिस्ट से बाहर होने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए किसी भी स्थिति में आपको वो चीज़ें नहीं होनी।
ये जो इसके अलावा देखो इसमें आपको पहले पूरा, इसके बाद लोकल यूपीएससी का, लोकल यूपी का कुछ जो चीज़ें होंगी वो यूपी पीसीएस वालों के लिए उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। ये जो यहाँ से लोकल पॉलिटी होती है यूपी की, जहाँ से सवाल आते हैं कितनी सीट है, कहाँ क्या होता है, वो थोड़े सवाल वो वहाँ से उनको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी आपको सारे सवाल यहीं से आते हैं। पिछली बार के क्वेश्चन पेपर को देखो, बहुत बेसिक से आपसे एक बार पूछा है आर्टिकल 15 में क्या है, मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं। अब इतना समझना है कि आर्टिकल 15 सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, बस। अब सेपरेशन ऑफ पावर इतना समझ गए। ये आर्टिकल 50 किस में आएगा? आर्टिकल 50 आपको पता है डीपीएसपी के अंतर्गत है, सेपरेशन ऑफ। तो सेपरेशन ऑफ पावर वाली जो बात है, शक्तियों का पृथक्करण, या हम कह सकते हैं कि तीनों अंगों के बीच में जो शक्तियाँ पृथक होती हैं, लोकसभा का मतलब विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, ये चीज़ें आर्टिकल 50 में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ये चीज़ें हैं जो भी है वो आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक जो तो आर्टिकल है हम उनको अच्छे से एक एक चीज़ को देख जाएंगे। सवाल किस तरीके से आते हैं, तो जैसे आपका टॉपिक अगर देखें हम, तो पहले देखें संविधान का विकास वाला टॉपिक, जो अभी नीचे नीचे देखा हमने, संविधान का विकास। तो संविधान के विकास के टॉपिक से सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे नॉर्मली, वो पूछा जाएगा जो एक्टों की विशेषता है 1771 से लेकर 1947 के अंतर्गत। और वो विशेषता अब आपको पता है, अगर आप किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे तो उसको 10-20 पेजों में होती है उसकी समरी, लेकिन सारी विशेषताएं तो पूछेगा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जो फेमस है इनकी, फेमस जो इनकी करेक्ट स्टेट है उनको इसके माध्यम से पूछा जाएगा। फेमस इसमें जो प्रोविज़न किए गए हैं उनको पूछा जाएगा। तो उनको हमें बस देखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, उनको देखना है, समझना है बस। इसके अलावा इसमें से सवाल इसी तरीके के आते हैं कि कौन से एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न आया, कितना कितना डेवलप हुआ था, उसके सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। 19 जैसे अध्यादेश का पहले सबसे पहले कब आया था, या भारतीयों को सबसे पहले भागीदार कब बनाया गया था, प्रत्येक निर्वाचिका कब आई थी, संघ व्यवस्था कब एक्सेप्ट की गई थी, लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। ऐसे सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा गहराई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बस ये चीज़ें आपसे सवाल स्टेटमेंट आते हैं, फैक्ट टू फैक्ट। यूपीएससी में डायरेक्ट स्टेटमेंट आएंगे, यूपीपीसीएस में डायरेक्ट उससे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी तरीके से आपसे सवाल पूछेंगे इस पार्ट में से। अगला पार्ट का जो आपका है संविधान की विशेषता है। संविधान विशेषता में अगर हम बात करें, संशोधन वाला प्रोविजन है, तो संशोधन से सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं कि संशोधन कैसे किए जाते हैं, संशोधन के कई तरीके होते हैं, कौन कौन सा संशोधन का तरीका किस किस पार्ट से संशोधन होता है, ये शक्ति कैसे होती है, फिर इसमें कितनी लिमिटेशन है, आधारभूत ढांचे में क्या क्या शामिल है, कभी ये आपसे पूछे जाते हैं। संशोधन का अनुच्छेद पूछ लेते हैं कई बार यूपीपीसीएस में। तो संशोधन का अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 368 है। संशोधन क्या राज्य कर सकते हैं? राज्यों को शक्ति नहीं है। क्या राज्यों की बिल्कुल भागीदारी नहीं होती? हाँ, राज्यों की भागीदारी भी होती है। कोई विशेष मुद्दे पर जब कोई संशोधन करना होता है, कोई संघीय मामले से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर संशोधन करना होता है, तो आधे राज्यों की जो विधानसभा है उनकी सहमति भी लेनी पड़ती है। तो संशोधन की प्रक्रिया क्या है उससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक होता है आपातकाल। आपातकाल से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपातकाल में प्रोविजन क्या है, भारत का आर्टिकल पूछ लेंगे आप कभी बार डायरेक्ट। 352 में क्या है, 352 में क्या है, 356 में क्या है, और इनकी प्रोसेस क्या है बस, और इसके इफेक्ट क्या है। 3 चीज़, एक तो ये क्या है, एक इनकी प्रोसेस क्या होगी इनको लागू करने की या इनको समाप्त करने की, और एक इनके इफेक्ट। ये चीज़ आपसे पूछेंगे, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएगी इसमें। इस तरीके के सवाल इसमें आएंगे। इसके अलावा देखो ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट के पेपरों के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसे तो पता नहीं आगे क्या पूछ लेंगे उसकी, लेकिन हम उन्हीं के आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं, और उसी के आधार पर मैंने अनुमान लगा के आपको बताया। इसके अलावा अगर हम चीज़ें देखें आगे, तो आपातकाल वाले प्रोविजन में इस तरीके से सवाल पूछेंगे, या इसकी ये हो गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकारों में आपसे आर्टिकल के सवाल पूछे जाएंगे, आर्टिकल के सवाल पूछे जाएंगे। और यूपीएससी में थोड़े कॉन्सेप्ट बेस से सवाल पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में आपको आर्टिकल आधारित सवाल पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ हैं, कहाँ से ली हैं, कौन से भाग में है, क्या होते हैं। फिर इनमें आर्टिकल 32 को लेकर के जो 5 रेट है उनको लेकर के भी सवाल पूछे जाते हैं। और आर्टिकल जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे, एक एक आर्टिकल में क्या खबर है उनको देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स और मेंस के हिसाब से भी नहीं, हम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स से जो सवाल पूछा जाता है उसी के आधार पर उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा डीपीएस भी है,
तो इनकी विशेषता, मौलिक अधिकारों को लेकर के इनकी विशेषताओं से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। डीपीएसपी है, इनकी विशेषताओं से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। इनके अंदर जो आर्टिकल है उनको लेकर के सवाल आ सकते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में आर्टिकल 50 पूछा हुआ है, आर्टिकल 39 पूछा हुआ है, आर्टिकल 45 ऐसे कुछ पूछे हुए हैं, आर्टिकल 44 ही पूछा हुआ है। तो ऐसे सवाल आपको डायरेक्ट आएंगे। यूपीएससी का भी ऐसे सवाल होते हैं, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, है ना, कि डीपीएसपी क्या क्या चीज़ों की बात करते हैं, डीपीएससी क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ों पर हम थोड़े सवाल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मूल कर्तव्य पर बहुत कॉमन सवाल आता है कि किस समिति ने इनकी रिकमेंडेशन की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने। कब इनको जोड़ा गया था? तो 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक, इससे ज़्यादा सवाल आपसे ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक कई बार दे देते। यूपीएससी में क्या देते हैं कि 11 जो ड्यूटीज़ है उसमें से ये पूछ लेगा, एक तो लास्ट ड्यूटी कब जोड़ी गई थी, ठीक है ना, जो 26 में सब जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अंतर्गत, और लास्ट जो मूल कर्तव्य उसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 10 मूल कर्तव्यों की सिफारिश तो बहुत मूल कर्तव्यों की गई थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य है उसमें वो जोड़े गए थे। फिर इसके अलावा मूल कर्तव्य के संशोधन से जोड़े गए थे। इतने सवाल में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद आते हैं संस्थाएं, तो राष्ट्रपति के बारे में पूछेंगे। अगर हम पढ़ेंगे पहले संसदीय शासन राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव में कौन भाग लेता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति की शक्ति वक्ति से संबंधित सवाल है वो थोड़े बहुत तो पूछ सकते हैं, आर्टिकल से संबंधित सवाल। इससे ज़्यादा राष्ट्रपति के सवाल नहीं आएंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की स्पेशल शक्तियों के कुछ सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है लोकसभा, तो लोकसभा का सवाल कैसे पूछेंगे, लोकसभा का गठन क्या होता है, कैसा आर्टिकल के अंतर्गत होता है, लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, ठीक है ना। इसके सवाल कितने सदस्य होते हैं, यूपी से कितने सदस्य, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। और इसके अलावा राज्यसभा, तो राज्यसभा में यही सेम आएगी कि राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा का गठन, इसका चयन, है ना, और सदस्य संख्या ये कितनी है उसके आधार पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा सवाल आपके नहीं आएंगे। यही सवाल होते हैं कॉमन बेस के सवाल, ज़्यादा नहीं। इसमें फैक्ट है, कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको आपको याद करना है और उनके आधार पर आपको सवाल देना है। राज्यसभा हो गई, राष्ट्रपति हो गई। इसके बाद इन्हीं के आधार पर गवर्नर के सवाल, आर्टिकल, गवर्नर का गठन कैसे होता है, मतलब इसकी नियुक्ति कैसे होती है, फिर इसका मतलब क्या विशेषता है, क्या इसको विवेकाधिकार शक्ति है, ठीक है ना, इसके रिलेटेड आपसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। और गवर्नर को लेकर के एक दो सवाल पूछा, नियुक्ति आपकी इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गवर्नर को किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत काम करता है। गवर्नर के बाद अगर हम देखें, तो गवर्नर के बाद अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो इसी के दौर में गवर्नर के बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो गवर्नर के बाद आती है विधानसभा। विधानसभा का गठन कैसे होगा, कहाँ पर ज़्यादा किस तरीके से होगा, क्या इसके रूल रेगुलेशन, संसद, विधि बनाने की प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया, ये सारे सवाल उसी से पूछे जाएंगे, है ना। इसके अलावा आज विधान परिषद, वो जिन जिन राज्यों में है उसका थोड़ा सा गठन पूछ लेंगे कि विधान परिषद गठन कैसे है, क्योंकि यूपी में विधान परिषद है, इसलिए यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा विधान परिषद को पढ़ना जरूरी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाएगी, इसका गठन, नियुक्ति, इनकी स्वतंत्रता क्या प्रोविजन है, क्या क्या इनके क्षेत्राधिकार है, इस या रिट कैसे जारी करता है, रिटों की क्या विशेषता है। इसी प्रकार हाईकोर्ट के सवाल आएंगे। फिर जब हम संस्थाओं के सवाल पढ़ेंगे तो संस्थाओं में एक ही चीज़ बस सवाल क्या है, एक तो उनका गठन कैसे होता है, गठन में कितने सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, उनका कार्यकाल क्या है, उनको हटाया कैसे जा सकता है, और संचितों के कार्य, बस ये होता है। बस इससे ज़्यादा सवाल वहाँ से आपको नहीं पूछे जाएंगे। और अगर कोई इनका गठन हो रहा है तो इनकी समिति किस समिति के द्वारा किया जाता है, उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, ये इस तरीके से इन संस्थाओं से आपको सवाल मिलेंगे। इससे ज़्यादा तरह के सवाल नहीं आएंगे। मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ये मतलब एक लास्ट ईयर के पेपरों का विश्लेषण है, उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से सवाल आने की, इस तरीके के सवाल आने की संभावना रहती है। इसके बाद अगर हम देखें संस्थाएं होगी, तो ये पूरा आपका पॉलिटी का एक तरह से सिलेबस हो ही गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आपातकालीन प्रोविजन का मैंने बता दिया, कुछ नहीं सवाल कि आर्टिकल क्या है, प्रोसेस क्या है, और फैक्ट मतलब इसका इफेक्ट क्या है। इससे ज़्यादा आपके आर्टिकल के सवाल नहीं आएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, और इसी के आधार पर आपको फिर बताया जाएगा, इन्हीं को बेस मान करके, ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ें कर सकें। तो इसी बेस पे आपको पढ़ना है प्री में, और कुछ नहीं, एक चीज़ और करना, देखो हमारे पढ़ाने से आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्री पास करने का एक तरीका, एक प्री के दौरान आपको चाहे कोई भी एग्जाम दो, आप स्टेट पीसीएस दो चाहे यूपीएससी दो, कोई भी एग्जाम दो, आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी होती है।
एक ऐसा एग्ज़ाम तरीका होता है जिसमें आपको स्मार्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप में उसको स्मार्टनेस दिखानी है। स्मार्टनेस कैसे आएगी? स्मार्टनेस का तरीका ये है कि देखो, आप जब भी चीज़ को पढ़ो, चाहे वो कुछ फैक्ट पढ़ो चाहे कॉन्सेप्ट पढ़ो, थोड़ा सा समझ के पढ़ो उसको, फिर समझो, एक तो उसको अंडरस्टैंडिंग करो अच्छी तरीके से, इसके बाद उसको कनेक्ट करो जहाँ जहाँ आप कनेक्ट कर सको, ताकि आपको याद रहे। और ध्यान रखना, मैंने आपको कोई सवाल बताया है कि आर्टिकल 15 में बात लिखी हुई है, उसने उसकी टर्मोलॉजी बदल करके दूसरी तरीके से घुमा के दे दिया कि भारत का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता शक्तियों के पृथक्करण से जुड़ा हुआ है, या सरकार के तीनों अंगों के सेपरेशन से जुड़ा हुआ है, तो वो अनुच्छेद 50 आ जाएगा। उसी आधार पर किस तरीके से पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग तरीके से बताऊँ, हो सकता है दूसरे तरीके से पूछे, लेकिन अगर आपने समझा है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। अगर हुबहू आपने रटने की कोशिश की है तो आपको जवाब नहीं लग पाएगा, क्योंकि सेम टू सेम तो आएगा नहीं डायरेक्ट सवाल। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखना कि थोड़ा सा समझ के और लिंक करके, और इसके साथ टेस्ट रिवीजन एक ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम रिवीजन बैच चला रहे हैं तो रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, इसी तरह की आप कोई भी एग्जाम टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, और बाहर